हाइपरथायरॉयडिज्म। आज हम पढ़ेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में। तो हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होती है? ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है और उस वजह से जो हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन की वजह से जो थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रीट करती है वो उनका लेवल बढ़ जाता है। तो हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होती है? हाइपर प्लस थायरॉयडिज्म। हाइपर का मीन्स जो भी एक्टिविटी होती है इसकी इंक्रीज हो जाती है, किसकी? थायराइड ग्लैंड की। तो डेफिनेशन देखते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म इज हाइपर एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड विद इंक्रीज इन सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन्स। हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है? जो थायराइड ग्लैंड होती है उसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है और उससे क्या होता है, जो थायराइड हार्मोन होते हैं उनका सिंथेसिस और रिलीज इंक्रीज हो जाता है। थायरोटॉक्सिकोसिस refers to physiological effects or clinical syndrome of hypermetabolism that result from excessive circulating level of T3 and T4। जो थायरोटॉक्सिकोसिस कंडीशन होती है ये क्या होती है? जो हाइपरथायरॉयडिज्म होता है उसकी वजह से जो T3 और T4 का लेवल जो ब्लड में इंक्रीज हुआ है उसकी वजह से जो मेटाबॉलिज्म या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देखने को मिले हैं तो उनको बोलते हैं हम थायरोटॉक्सिकोसिस। आगे देखते हैं इसकी इटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर्स, मतलब इसके कौन कौन से कॉजेज और रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। तो पहला है ग्रेव्स डिजीज़। ये एक ऑटोइम्यून कंडीशन होती है, इसकी वजह से क्या होता है? हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। टॉक्सिक डिफ्यूज गोइटर होती है, इसके अंदर भी क्या होता है, जो ये होती है थायराइड ग्लैंड होती है उसका एनलार्जमेंट हो जाता है और क्या हो जाता है? हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है। पिट्यूटरी ट्यूमर इसकी वजह से भी हो सकती है। क्या? हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपरपिट्यूटरिज्म। हाइपरपिट्यूटरिज्म मतलब जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, उस वजह से भी क्या हो जाती है? थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। हाइपोथैलेमिक ट्यूमर, जो हाइपोथैलेमस होता है उसके अंदर ट्यूमर हो जाती है तो उस वजह से भी हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। थायरॉयडाइटिस मतलब थायराइड ग्लैंड का इन्फ्लामेशन हो सकता है, इस वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म भी हो सकता है। इसकी कंडीशन की वजह से क्या हो सकता है? हाइपरथायरॉयडिज्म तो होता ही है, हाइपोथायरॉयडिज्म भी हो सकता है। एक्सेसिव आयोडीन इनटेक इन डाइट, जो आयोडीन होता है उसको अगर हम एक्सेसिव अमाउंट में इनटेक करें तो उस वजह से भी ये कंडीशन हो सकती है। अब देखते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी, मतलब ये कैसे प्रोग्रेस करती है डिजीज़। तो ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर सच एज ग्रेव्स डिजीज़, ग्रेव्स डिजीज़ की वजह से देखिए तो कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर जैसे कि ग्रेव्स डिजीज़ हो गई पेशेंट को तो उसमें क्या होता है कि जो ऑटो एंटीबॉडी फॉर्मेशन अगेंस्ट थायराइड रिसेप्टर, जो थायराइड के रिसेप्टर होती है उनके अगेंस्ट क्या होती है? ऑटो एंटीबॉडी फॉर्मेशन हो जाता है। उससे क्या होता है? डिफ्यूज थायराइड एनलार्जमेंट, मतलब जो थायराइड ग्लैंड होती है उसका एनलार्जमेंट हो जाता है। तो एनलार्जमेंट होने की वजह से जो थायराइड ग्लैंड होती है उसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है और उसकी वजह से क्या होता है? जो एक्टिविटी इंक्रीज होने की वजह से जो थायराइड हार्मोन होते हैं T3 T4 उनका लेवल भी बढ़ जाता है, वो सिक्रीट ज़्यादा होने लगते हैं और वो जब सिक्रीट ज़्यादा होती है उसकी वजह से क्या होता है? जो BMR होती है बेसल मेटाबॉलिज्म रेट वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो उससे क्या होता है? जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं थायरोटॉक्सिकोसिस से रिलेटेड, मतलब कि हाइपरथायरॉयडिज्म से रिलेटेड, वो अपीयर होने लग जाती है और इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। मतलब इसमें क्या होता है? जो ग्रेव्स डिजीज़ होती है उसकी वजह से ऑटो एंटीबॉडी फॉर्मेशन हुआ और जो थायराइड ग्लैंड होती है वो एनलार्ज हो गई, उसकी वजह से क्या होगा? और एक्टिविटी होने लग गई थायराइड ग्लैंड की और T3 T4 लेवल बढ़ गया ब्लड में और जब ये बढ़ जाती है तो उसकी वजह से BMR बढ़ जाता है और इसकी वजह से क्या होता है? जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं वो हाइपरथायरॉयडिज्म से रिलेटेड वो अपीयर हो जाते हैं या थायराइड टॉक्सिकोसिस से रिलेटेड होते हैं। आगे देखते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स, यानी कि इसके कौन कौन से साइन और सिम्टम्स होते हैं। इसमें भी हम सिस्टमिक से रिलेटेड पढ़ेंगे, मतलब सिस्टम वाइज देखेंगे। तो पहला देखते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम रिलेटेड साइन और सिम्टम्स। इसमें क्या होते हैं? साइन और सिम्टम्स इंक्रीज हो जाते हैं। जो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है उसमें डिक्रीज हो रहे थे और इसमें इंक्रीज हो जाएंगे, मतलब जैसे कि हार्ट रेट होती है वो बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो टेकीकार्डिया होगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगी। हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा। हाइपरटेंशन पाल्पिटेशन होगा, डिसरिथमिया भी हो सकता है, मतलब कि जो हार्ट की रिदम होती है वो नॉर्मल नहीं रहती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड इसमें क्या होता है? जो रेस्पिरेशन रेट वो बढ़ जाती है और डिस्निया और माइल्ड एक्सेशन, मतलब डिस्निया यानी सांस लेने में कठिनाई भी हो सकती है। GI सिस्टम से रिलेटेड देखते हैं, यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम से, जिसमें होती है अपेटाइट यानी भूख बढ़ जाती है, वेट लॉस होने लगता है क्योंकि मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाती है। डायरिया हो सकता है पेशेंट का, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ने के साथ साथ
इंटेस्टाइनल मोटिलिटी बढ़ जाती है। स्प्लीनोमेगाली, स्प्लीन बड़ा हो सकता है। हिपेटोमेगाली मतलब स्प्लीन और लीवर की साइज़ वो इंक्रीज हो जाती है। इंटेगुमेट्री सिस्टम रिलेटेड मतलब स्किन से रिलेटेड, तो हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या हो रहा था, ड्राई स्किन हो रही थी और स्वेटिंग डिक्रीज हो रही थी, यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। स्किन तो हो जाएगी वार्म और मॉइस्ट स्किन हो जाएगी, मतलब स्वेटिंग इंक्रीज हो जाएगी। फिंगर की क्लबिंग हो जाएगी और हेयर लॉस होने लग जाएगा। मस्कुलोस्केलेटल रिलेटेड सिम्टम्स इसमें क्या आएंगे, जो मसल होगी वो वीक होने लग जाएगी, फटी हो यानी थकान हो जाएगी और ओस्टियोपोरोसिस की कंडीशन हो जाएगी। ओस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, जो जैसे बोन्स होती है उसमें क्या हो जाती है, पोर्स का जैसे छेद होते हैं वैसी कंडीशन अराइज होने लगती है बोन के अंदर। आगे देखते हैं नर्वस सिस्टम से रिलेटेड सिम्टम्स। इसमें क्या होता है, इंसोम्निया यानी नींद नहीं आती है, फटीग यानी थकान होने लग जाती है और लैक ऑफ एबिलिटी टू कंसंट्रेट, जो कंसंट्रेशन होता है वो नहीं कर पाता है पेशेंट प्रॉपरली। रेस्टलेसनेस मतलब उसे रेस्ट नहीं मिल पाता। रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड देखते हैं मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो इरेगुलर हो जाती है। और डिक्रीज लिबिडो, जो सेक्सुअल डिजायर होती है वो भी डिक्रीज हो जाती है। डिक्रीज फर्टिलिटी, जो फर्टिलिटी की रेट होती है, जो फर्टिलिटी होती है वो भी डिक्रीज हो जाती है। अदर साइन और सिम्टम्स देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है, इंटॉलरेंस टू हीट, जो पेशेंट होता है वो हीट का इंटॉलरेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, मेटाबॉलिज्म रेट भी इंक्रीज हो रही है, उसकी वजह से स्वेटिंग बढ़ रही है और स्किन पहले से ही वार्म है। तो इस कंडीशन की वजह से पेशेंट क्या करेगा, तीनों कंडीशन जो होती है, जैसे कि पहला तो मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ गई, फिर स्वेटिंग भी बढ़ गई और स्किन भी वार्म हो रही है, तो उस वजह से पेशेंट को हीट टॉलरेट नहीं कर पाएगा पेशेंट। एक्सोप्थेल्मस, इसमें क्या होता है, जो आँखें आई बॉल्स होती है वो बाहर की तरफ दिखने लग जाती है, मतलब बाहर की तरफ उभरी हुई या बाहर ज़्यादा दिखने लग जाती है। आगे देखते हैं इसके डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन, मतलब इसका पता कैसे करते हैं। तो हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं पेशेंट की सबसे पहले, फिर फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। इसमें हम एक्सोप्थेल्मस को भी देखते हैं, मतलब कि जो आँखें होती हैं उनका इंस्पेक्शन करते हैं, उसको देखते हैं। और भी सिम्टम्स होते हैं बॉडी के, उनको भी देखते हैं। सीरम प्रोफाइल टेस्ट होता है, थायराइड प्रोफाइल टेस्ट सॉरी, इसमें क्या करते हैं, T3 T4 और TSH का लेवल चेक करते हैं ब्लड के अंदर, सीरम के अंदर। रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक टेस्ट ये भी करते हैं, इससे भी जो थायराइड ग्लैंड होता है उसका फंक्शनिंग का पता करते हैं, चल जाता है। थायराइड स्कैन टेस्ट करते हैं, CT स्कैन और MRI भी कर सकते हैं इसके अंदर। आगे देखते हैं इसका मैनेजमेंट क्या करते हैं हम। पहला होता है मेडिकल मैनेजमेंट, फिर सर्जिकल, फिर नर्सिंग। जो मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, जो एंटी थायराइड ड्रग्स देंगे। क्यों, क्योंकि इसमें थायराइड ग्लैंड का जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो चुकी है, तो उनके जो हार्मोन होते हैं उनका लेवल डिक्रीज़ करने के लिए हम एंटी थायराइड ड्रग्स देंगे। तो एंटी थायराइड ड्रग्स कौन कौन सी होती है, PTU यानी प्रोपिलथियोयूरेसिल और मेट्रिमाजोल, ये ड्रग्स देंगे। ये क्या करती है, थायराइड के जो होती है ग्लैंड उसके अगेंस्ट काम करती है। सेचुरेटेड सॉल्यूशन पोटेशियम आयोडाइड, जिसे लुगोल्स सॉल्यूशन बोलते हैं, लुगोल्स सॉल्यूशन, इसे भी प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को, जिससे क्या होगा, थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। और बीटा ब्लॉकर ड्रग्स देंगे। ये क्यों देंगे, क्योंकि इस कंडीशन में क्या हो रहा है, BP इंक्रीज हो रही है, तो BP को डिक्रीज करने के लिए हम बीटा ब्लॉकर्स ड्रग्स देंगे। सर्जिकल मैनेजमेंट क्या करेंगे इसका, इफ़ मेडिसिन आर नॉट इफेक्टिव देन सर्जिकल मैनेजमेंट शुड बी डन। यदि मेडिसिन इफेक्टिव नहीं हो रही है तो फिर सर्जिकल मैनेजमेंट किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, सब टोटल थायरॉयडेक्टोमी, मतलब कि पूरी तरह से नहीं, लेकिन पूरी तरीके से, मतलब पूरी तरीके से थायराइड ग्लैंड को हटाते नहीं हैं, लेकिन उसका कोई पार्ट होता है जिसे हम हटा लेते हैं। जो थायराइड ग्लैंड का जो पार्ट होता है उसे हम हटा देते हैं, उससे उसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, हार्मोन्स के लेवल भी कम हो जाता है। तो देखते हैं इसका नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट हम देखेंगे, डायग्नोसिस देखेंगे पहले, फिर उसका गोल, फिर इंटरवेंशन देखेंगे। तो पहला डायग्नोसिस, इम्बेलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू हाइपर मेटाबॉलिज्म। इसमें क्या हो रहा है, जो इम्बेलेंस न्यूट्रिशन हो रहा है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज मेटाबॉलिज्म हो रखा है, तो उस वजह से क्या होगा, बॉडी की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पा रही है। तो गोल क्या रहेगा इसका, इम्बेलेंस न्यूट्रिशन है तो न्यूट्रिशन को बैलेंस करना रहेगा इसका गोल, टू मेंटेन न्यूट्रिशन लेवल। इंटरवेंशन क्या रहेंगे, डिटरमाइन हेल्थी बॉडी वेट फॉर हाइट, जो पेशेंट की हाइट के अकॉर्डिंग उसका हेल्थी वेट डिटरमाइन करना है, और उसको जो डाइट प्रोवाइड करनी है वो फ्रीक्वेंट डाइट प्रोवाइड करनी है, मतलब बार बार डाइट देनी है उसको, वो भी इंक्रीज फैट प्रोटीन और कैलोरी इन डाइट, मतलब जो फैट प्रोटीन और कैलोरी है उनका लेवल बढ़ा हुआ होना चाहिए।
मॉनिटर वीकली बॉडी वेट, क्योंकि पेशेंट का वेट घट रहा है ये पता करने के लिए उसका क्या करते हैं, वीकली बॉडी वेट चेक करते हैं। प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स इफ़ पेशेंट अनएबल टू कंज्यूम न्यूट्रिशन बाय डाइट, यदि पेशेंट की जो डाइट से जो पेशेंट है वो न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल पा रहे तो उसके लिए उसको हम एडिशनल सप्लीमेंट्स भी दे सकते हैं उसको बाहर से, ताकि उसके जो पूर्ति हो सके पूरी। कोलेबरेट और कंसल्ट विथ डाइटिशियन टू डेवलप ए पर्सनलाइज्ड मील प्लान, डाइटिशियन से कंसल्ट करना है उसके मील प्लान के लिए। सेकंड डायग्नोसिस है एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू फटीग एंड हीट इंटॉलरेंस, पेशेंट को क्या होगा, एक्टिविटी टॉलरेट नहीं कर पाएगा क्योंकि उसे पहले से थकान रहेगी, और हीट इंटॉलरेंस जो हीट के प्रति इंटॉलरेंट रहेगा पेशेंट। तो इसका गोल होगा पेशेंट विल डू डेली रूटीन एक्टिविटी, मतलब पेशेंट क्या करेगा, डेली रूटीन की एक्टिविटी करने लग जाएगा। इंटरवेंशन देखते हैं इसके, वो पेशेंट की फटीग लेवल को असेस करना, सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ में उसको पेशेंट को असिस्ट करना, मतलब सहयोग, उसका सहयोग करना, और उसको जो रेस्ट भी प्रोवाइड करना पेशेंट को एक्टिविटीज़ के बीच में। स्लोली इंक्रीज एक्टिविटीज़ एज मेडिकेशंस बिगिनस, मतलब जैसे दवाई चालू हो पेशेंट की एक्टिविटीज़ धीरे धीरे इंक्रीज करनी है, ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करनी है, और प्रॉपर पोजीशनिंग और रेस्टिंग प्रोवाइड करनी है पेशेंट को। तीसरा है रिस्क ऑफ सीरियस कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू डिजीज़ प्रोसेस एंड ट्रीटमेंट, जो पेशेंट्स की डिजीज़ होती है और उसका जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसके जो कॉम्प्लिकेशन होती है उसका रिस्क होता है, तो वो भी एक डायग्नोसिस होता है। तो इसका गोल क्या रहेगा, टू द पेशेंट विल हैव नो सीरियस कॉम्प्लिकेशंस, मतलब पेशेंट को कोई भी सीरियस कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए, ये इसका गोल रहेगा। इंटरवेंशन क्या करेंगे, उसके वाइटल साइन प्रॉपर्ली मॉनिटर करते रहेंगे, थायराइड फंक्शन टेस्ट भी करते रहेंगे, और ट्रीटमेंट के प्रति जो रेस्पॉन्स रहेगा पेशेंट का वो भी देखते रहेंगे। असेस फॉर साइन ऑफ थायरॉयडिस्ट्रोम और अदर एक्यूट कॉम्प्लिकेशन ऑफ इनिशिएटिव प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, जो ये कॉम्प्लिकेशन होता है हाइपरथायरॉयडिज्म का, थायरॉयडिस्ट्रोम, इसमें क्या होता है कि जो T3 T4 का लेवल जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है बॉडी के अंदर, तो उसके साइन और सिम्टम्स के को भी असेस करना, एजुकेट करना पेशेंट को कंडीशन के बारे में, उसके सिम्टम्स और कॉम्प्लिकेशन के बारे में। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट फॉर रिपोर्टिंग टू हेल्थ केयर प्रोवाइडर अबाउट कॉम्प्लिकेशन इमीडिएटली, पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना कि यदि कोई कॉम्प्लिकेशन दिखे तो उसे हेल्थ केयर प्रोवाइडर को जल्दी से जल्दी इन्फॉर्म कर देना। रेफर और कोलेबरेट विथ एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के साथ कोलेबरेट करना है, क्योंकि ये डिजीज़ एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड है। एंजाइटी चौथा है डायग्नोसिस एंजाइटी का, और पांचवा हम नॉलेज डेफिसिट से ले सकते हैं। तो एंजाइटी रिलेटेड टू फियर एंड ऑफ डेथ एंड मल्टीपल सिम्टम्स, इस कंडीशन में क्या करेंगे हम पेशेंट को, इसका गोल रहेगा टू रिड्यूस एंजाइटी, और इसमें हम इंटरवेंशन कर सकते हैं, एंटी एंजाइटी ड्रग्स दे सकते हैं पेशेंट को, वो शांत वातावरण प्रोवाइड कर सकते हैं, कोई कि काम एंड क्वाइट एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट को, ये सब रहेगा। और नॉलेज डेफिसिट में क्या करेंगे, गोल करेगा पेशेंट को नॉलेज प्रोवाइड करवाना, और उसके लिए इंटरवेंशन क्या कर सकते हैं हम, पेशेंट को नॉलेज लेवल, पेशेंट का नॉलेज लेवल असेस करना हम पहले, तो फिर उससे क्या करेंगे डिजीज़ कंडीशन के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में, और डायग्नोसिस के बारे में, इन सभी के बारे में क्या करना, पेशेंट को नॉलेज प्रोवाइड करवाना है। थैंक यू।